नमस्कार आप सबको। मुझे लगता है इस सत्र के साथ कुछ गड़बड़ है कि राठी जी की तबीयत खराब है और मैं खुद 11 बजे तक 102 डिग्री फीवर में थी। बड़े लेखक कई बार इस तरह का प्रभाव डालते हैं, कुछ लोग को बीमार करते हैं। हाँ, मैं आपकी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि कृष्णा जी का ही असर है और यारों के यार का असर है कि मैं और राठी जी दोनों बीमार, मतलब हम दोनों की तबीयत नासाज हो गई। खैर शुरू करते हैं। नमस्कार फिर से आप सबको, और सबसे पहले कृष्णा जी की स्मृतियों को नमन। साथ ही रजा फाउंडेशन का आभार कि यह सुंदर आयोजन आप करवा रहे हैं। दरअसल लेखकों को ताक पर रखने वाले हिंदी परिक्षेत्र में कोशिशों की आवश्यकता इसलिए भी है कि समाज के रंग को ठीक ठीक पहचाना जा सके। जब मैं कृष्णा जी पर कोई भी बात करती हूँ तो मेरे जहन में उनकी भव्यता का ख्याल तारी हो जाता है। उन्हें मैंने कई लोगों की मार्फत जाना है, मसलन कुछ किस्से खुद अशोक जी से सुने हैं, कुछ विनोद भारद्वाज जी ने सुनाए हैं, पर सबसे अधिक पहचान जिन्होंने करवाया वे गिरधर राठी हैं। मैं कृष्णा जी को उनके लिखे, उनकी किताबों के जरिए जान रही थी। उनका होना कैसा था यह मार्फत दूसरा जीवन जाना जो कि गिरधर राठी द्वारा उनकी जीवनी है। मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानती अगर वे इस पैनल में होते। हालांकि पंक्ति कुछ और थी, मैंने पंक्ति को भी समय को देखते हुए बदला है। सर मैं अपना सौभाग्य ही मानती अगर वे इस पैनल में मेरे साथ और मैं उन्हें वे भी शिरकत कर रहे होते। अब अधिक इधर उधर ना करते हुए मैं आती हूँ यारों के यार पर। 46 पन्नों की इस किताब को लंबी कहानी कहना अधिक उचित होगा और इसका पहला पन्ना पलटते ही यह बात खूब समझ में आ जाती है कि कृष्णा जी को भाषा से खेलने का गजब का शौक रहा है। यह बात बार बार उन पर की जाने वाली आलोचकीय टिप्पणियों में अक्सर शामिल रही है कि वे उन कुछ लेखकों में थीं या हैं या रहेंगी जिन्होंने भाषा का उत्सव खूब खूब मनाया। यारों के यार में कई किरदार हैं। हर किरदार के पास अपनी एक मुख्तलिफ जुबान है, एक सेटअप है जिसमें कई तरह के लोग काम करते हैं और वे अपनी जुबान के हिसाब से अपनी बात रखते हैं। किस्सा शुरू होता है भवानी बाबू के संशय से। भवानी बाबू हेड क्लर्क हैं। उनका काम तनिक गंभीर है, उन्हें अपने मातहतों से निपटना है। यह तासीर उनकी जुबान में साफ साफ नजर आती है। वे दुख और क्रोध के परम क्षणों में भी सौजन्य में बने हुए रहते हैं। वहीं भवानी बाबू के मातहतों की भाषा बड़ी अलग है। कोई तीखी पंजाबी में अव्वल गालीखोर है तो कोई बेशरम मुहावरा भाषा। यारों के यार की भाषा पर बात करते हुए मैं कृष्णा जी की हिम्मत की मुरीद और हो जाती हूँ। वह हिंदी समाज जो औरतों से, महिला लेखकों से यह उम्मीद किए बैठा है कि वे बेहद साफ सुथरी जुबान का इस्तेमाल ही करें और माँ और बहन की गालियां तो पुरुषों की थाती हैं, वे उसका इस्तेमाल करते रहेंगे पर औरतें ना करें। हाँ, उनके लिए औरतें वस्तु होंगी पर औरतों के लिए इन गालियों का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है। ऐसे में कृष्णा जी बेझिझक ऐसी गालियों का इस्तेमाल अपने किरदार की भाषा में करती हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्रश्न स्त्री विमर्श का खड़ा हो सकता है, औरतों को क्या जरूरत खुद को वस्तुगत करने की आन पड़ी। माँ बहन की लैंगिक गालियां कोई भी दे, वह दी तो किसी स्त्री को ही जा रही है। खैर यहाँ कृष्णा जी को थोड़ी छूट इसलिए भी दी जा सकती है कि वे हमारी वह पुरखिन है जिन्होंने हम औरतों को आंखों में आंखें डालना सिखाया, नजर न झुकाने की हिम्मत दी और अब 100% सुरक्षितता की गारंटी तो लाइफ बॉय का विज्ञापन भी नहीं करता है। किसी लेखक से उम्मीद कैसे की जा सकती है। खैर अब कथानक पर आते हैं। यारों के यार के कथानक पर पहुंचते हुए इसकी मार्मिक शुरुआत से नहीं बचा जा सकता है। बिंबों में दर्ज किसी आसन्न संकट की चिंता में लैस भवानी बाबू अपने बॉस के केबिन में दाखिल होते हैं। नौकरी से सस्पेंड होना उनके जीवन को छिन्न भिन्न कर देता। वे तमाम जुगत में है कि किसी भी तरह नौकरी बचा सके। बॉस की घुड़कियों के दौरान ही उनके पास घर से फोन आता है। फोन इस बाबत है कि उनके बेटे के सिर में चोट लग गई है। यह विडंबना की शुरुआत है, ऐसी विडंबना जिसमें नौकरी और बच्चे की जिंदगी आमने सामने खड़ी होती है। बच्चे की जिंदगी डूबती है मगर जाती हुई नौकरी को तिनके का सहारा देकर भवानी बाबू शोक करने की जगह दफ्तर चले जाते हैं। यह
लेखक का गजब का कथा कौशल ही है कि इस विडंबना को दिखाने के लिए कोई ताम झाम नहीं किया गया है। मैं जिस वक्त यारों की याद पढ़ रही थी, लगभग उसी दरमियानी में थॉमस हार्डी की लाइफ्स लिटिल आयरनी और एडगर एलन पो की कहानियां भी पढ़ी थी। दोनों ही लेखक विडंबनाओं को बिना किसी अतिरिक्त झोल झाल के दिखाने की खूबी की वजह से सुख्यात हैं। कृष्णा जी की इस किताब में उसी तरह आयरनी को बरता गया है। पाठक एक असर में छूट जाता है। संभवतः यह असर 3 वैश्विक लेखकों को एक साथ पढ़ने का भी था। अब आते हैं किरदार और जीवन पर। बंद करिए। कृष्णा जी की यह किताब रोजमर्रा के जीवन की वह दास्तान है जो अमूमन जहन में सबके रहता है, पर बढ़ता ऐसे बहुत कम जाता है। जिंदगी रोज 10 से 6 की दौड़ में होती है। एक बड़ा घंटा, एक बड़ा समय दफ्तर में बीतता है। यह 10 से 6 जीने का वह हिस्सा होता है जिसकी नोक पर बाकी 16 घंटे टिके होते हैं। एक चूहा दौड़ होता है, आंखों पर पट्टी बांध दौड़ रहे लोग होते हैं। कहीं पहुंचना है और कैसे भी। उस पहुंचने के अपने संघर्ष हैं और संघर्षों की अपनी इबारत है। वह संघर्ष भवानी बाबू का हो सकता है, उनके मातहतों भारद्वाज सक्सेना, बख्शी, माथुर किसी का भी हो सकता है, अथवा भवानी बाबू के बॉस और या फिर कंपनी मालिक भाटिया ही हो। ये किरदार आसपास के बेहद जीवंत लोग नजर आते हैं जिन्हें अपनी वांछित वस्तु चाहिए, चाहे कितने ही तिकड़े क्यों न लगाने पड़े। मालिक खेज यह है कि पूरे किस्से में कहीं भी नैतिकता का कोई आग्रह नहीं है। किसी भी आदर्श के ऊपर जीवन को अधिक तरजीह दी गई है और मुझे लगता है कि यारों की याद में यह बात बार बार लगातार नजर आती है। अब देखिए, चंडोक से जब वाया सरताज भवानी बाबू मिलते हैं तो वह उसे घूस देने से बाज नहीं आते हैं कि उनकी अपनी नौकरी दुरुस्त रहे। भवानी बाबू के किरदार के स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद के नमक के दारोगा का नकाब यकायक उतर गया। एक गुरु गंभीर व्यक्ति जिसे बच्चे की फानी दुनिया से रुखसती भी ऑफिस पहुंचने से नहीं रोक पाती है, वो अपनी नौकरी की खातिर कुछ भी कर सकता है। कथाकार की काबिलियत यही नजर आ जाती है कि बिना किसी अतिरिक्त संवाद के एक किरदार अपने गुणों और अवगुणों के साथ स्थापित हो जाता है और पाठक उससे सहज ही जुड़ जाता है। दफ्तरी राजनीति की ओर देखते हुए हमें दिखता है कि यहाँ दफ्तरी राजनीति की ओर देखते हुए हम इस बात पर पहुंचते हैं कि एक मजबूत कथाकार वह सब कह देता है जो भी कहना है बिना कुछ भी कहे। यारों की यार का शुरुआती पन्ना पलटिए, कई सारे किरदार आपके सामने होंगे। शर्मा, भारद्वाज, माथुर, सक्सेना, बख्शी, अवस्थी जी, सूरी, सरताज। इन नामावलियों पर गौर फरमाया जाए तो किस्से के आगे बढ़ने के दौरान इनके झुकावों और रुझानों को देखा जाए तो इस देश का पूरा दफ्तरी सरकारी तंत्र सामने आ जाएगा। जातिवाद, लाल फीताशाही कैसे व्यवस्था की रग में अपनी पैठ बनाए हुए है वह बहुत आसानी से दिखने लग जाता है। कृष्णा जी एक संवाद में सगेवाल लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। भवानी बाबू के ही सहकर्मी मनसुखानी कहते हैं, हर जगह सगे वालों का ही बोलबाला है दोस्त। आज की तारीख में हर सगेवाल का सगेवाल है। इस रूपक पर ध्यान दीजिए। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार। यह रूपक व्यवस्था में हो रहे छिद्र पर बेहद गहरा व्यंग्य है। इसे जुबान में इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि चीजें एकदम साफ साफ नजर आती हैं। यह कहानीकारों का दारोमदार है कि वे समाज की यथा स्थिति को अपने लिखे में लेकर आए। इस पूरे संवाद के साथ अवस्थी जी के जाने पर शर्मा और भारद्वाज के मुरझाए चेहरे का बिंब दिखाना, कायस्थ बॉस के आने पर माथुर का खिलना, ये तमाम चीजें वे बार बार दर्ज करती हैं कि किस तरह सरकारी व्यवस्थाओं से लोकतंत्र गायब हो गया और जो बचा है वह है लाल फीताशाही और जातिवाद। इस लाल फीताशाही और जातिवाद का रौब इतना तगड़ा है कि अगर दफ्तर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी आपकी जाति या पहचान का है तो आप अपने से वरिष्ठ अधिकारी को भी सता सकते हैं। एक पुरानी फिल्मी गीत के तर्जुमे में थोड़ा बदलाव लाकर इसे देखा जाए तो यह कुछ यूं ठहरेगा, जिसकी जाति का बॉस है उसी का बोलबाला।
जिसकी बेबी लंबी उसी का बड़ा नाम पे को थोड़ा मैंने बदलने की कोशिश की है, क्रिएटिव नॉन क्रिएटिव। जिस तरह से शर्मा और भारद्वाज कई बार कथा के नायक प्रतिनायक, भवानी बाबू दोनों नायक और प्रतिनायक दोनों ही हैं इस कथा के, नायक और प्रतिनायक भवानी बाबू से पेश आते हैं, फप्तियां कसते हैं, वह उनकी शक्तिहीनता की ओर बार बार इंगित करता है कि वे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, कि ये दोनों बॉस के मुंह लगे हैं। वहीं उसी शर्मा और भारद्वाज को बेहद दिक्कत हो जाती है जब नया बॉस कायस्थ होता है। ऐसा लगता है कि हर कोई एक बारी बारी से शेर बन रहा है कि अपना रौब राज सके, होता भी तो ठीक वही है ना। यारों की यार कई दशक पहले लिखी गई थी, पर व्यवस्था का यह दुराव तब से अब तक सतत बना हुआ है। और यह किताब सदैव के लिए सामयिक, मैंने कालजयी शब्द से थोड़ा सा कालजयी शब्द नहीं लिखा है, उसकी जगह सदैव के लिए सामयिक लिखना उचित समझा है, मुफीद समझा है। सदैव के लिए सामयिक हो जाती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्त्री विमर्श की ओर, तमाशा और तमन्ना के बहाने। यारों की याद पढ़ते हुए मैं कई बार अटकी, कई बार ठिठकने की कई वजह थी। मैं उस वक्त अचानक रुक गई जब मैंने तमाशा का किरदार देखा। हजारा सिंह प्यारा सिंह के दफ्तर में बतौर सेक्रेटरी काम करने वाली तमाशा का किरदार ठीक वैसा ही है जैसे किसी आम हिंदी सिनेमा में सेक्रेटरी का होता है। अजीबोगरीब कपड़े पहनकर अपने बॉस की नजदीकियों के हवाले से अपनी नौकरी बचाने की कवायद में लगे रहना। मैं सोच रही थी क्या यह किरदार उसी लेखक ने लिखा है जिसने मित्रों मरजानी को गढ़ा था। अब वह तो यह कि यारों के यार के समूचे दफ्तरी तंत्र में एक सशक्त स्त्री किरदार की कमी बार बार खटकती रही। खटका यह भी कि अमूमन पुरुष कथाकारों द्वारा इस तरह की अनदेखी आम बात है, पर कृष्णा जी ने ऐसा क्यों किया होगा। मैं बार बार सोचती रही क्या भवानी बाबू के दफ्तर में एक भी स्त्री नहीं थी। हो सकता है यहाँ उस वक्त की स्त्री उपस्थिति को दोष दिया जाए कि उस वक्त स्त्रियां दफ्तर कभी पहुंचती थी। फिर तमाशा और तमन्ना यूं सामने आ जाती हैं जिस तरह जब कि वे केवल वस्तु हों। क्या केवल स्त्रियां केवल इसी खातिर थीं कि वस्तु की तरह उनका इस्तेमाल हो और वो खुद को बार बार उसी अंदाज में प्रस्तुत करती रहें। हजारा सिंह प्यारा सिंह के का सोशल पिकनिक मेन्यू देखा जाए एक बार, 2 दर्जन तंदूरी मुर्ग, 2 दर्जन फिश कटलेट, 2 दर्जन शामी कबाब, 1 दर्जन बाकर खानी, 2 दर्जन रुमाली रोटियां, 2 दर्जन तंदूरी पराठे, 2 क्रेट बियर, 2 क्रेट सोडा, 1 गुच्छा खानदानी लड़कियों का। फिर से कहती हूँ, 1 गुच्छा खानदानी लड़कियों का। बाकी ऑर्डर लिस्ट के आखिर में भी देखिए, 2 दर्जन सस्ती जवान लड़कियां, कुछ बातूनी अधेड़ औरतें। यह पढ़कर एक बार की किसी शहतीर की चुभन का एहसास होता है। स्त्रियों के उपभोग की वस्तु की जगह कि स्त्रियों की उपभोग की वस्तु की तरह उपस्थिति पतनशील समाज की पहचान है। शायद इन ऑर्डर लिस्ट से कृष्णा जी उसी पतनशील समाज का चेहरा दिखाना चाहती होंगी। कुव्यवस्थाएं और गर्त केवल दफ्तरों में ही नहीं थे, दफ्तर तो उस छोटा सा समाज का हिस्सा बढ़ता जो लगातार गिर रहा है, जिसके पास जीतने के तमाम उपक्रम है और सारे फरेब भी कि किसी भी तरह से पैसे को नुकसान ना पहुंचे। यारों के यार को थोड़ा और देखा जाए तो यह अपने कई रूपकों और बिंबों के साथ उस समय के प्रस्थान बिंदु के रूप में दर्ज होता है, जहाँ से विकास का सहरी सिद्धांत और उससे जुड़ी मध्यवर्गीय मजबूरियों ने किस्से और कहानियों में अपनी जगह पानी शुरू की। कहानी खत्म होती है हलफनामे से। सूरी का वह हलफनामा एक विडंबना था कि ना चाहते हुए उस नौकरी को बचाए रखने की जुगत लगाना जो तनिक भी पसंद ना हो, क्योंकि जीवन जरूरी है। शुक्रिया। धन्यवाद अनुशक्ति। अब थोड़े समय बाद भोजन का विराम होगा और उसके बाद 2 हमारे अंतिम सत्र होंगे। एक तो शब्दों के आलोक में जो किताब है सुरती जी की, जिसको इस संगोष्ठी का शीर्षक दिया गया है, और इसके बाद की पुस्तक होगी सुरती वैद संवाद। तो अभी 5-7 मिनट बचा है, 1 बजे के आसपास भोजन होगा और फिर 2 बजे से हम आगे का सत्र शुरू करेंगे। तो विराम लेते हैं भोजन का।
उपरांत इस सत्र में आप सबका स्वागत है। इस सत्र में हम कृष्णा जी की पुस्तक शब्दों के आलोक में पर विचार करेंगे। इस सत्र में हमारे दो वक्ता हैं। पहले वक्ता हैं श्री मनोज कुमार पांडे और दूसरे वक्ता हैं आचार्य नंद किशोर आचार्य। आचार्य आगे है कि पीछे? दोनों जगह है। आप दोनों से अनुरोध है कि आप मंच पे आए। अब आगे भी पीछे दोनों जगह नहीं रखा तो ठीक है। आप सब जानते हैं श्री नंद किशोर आचार्य हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, इतिहासकार, गांधी विमर्शकार हैं और हमारे समय के महत्वपूर्ण विचारकों में हैं। आप ऐसे हिंदी के विरले लेखकों में हैं जिनको दो अकादमियों के पुरस्कार मिले हैं, संगीत नाटक अकेडमी से नाटक के लिए और साहित्य अकेडमी से इनके कविता संग्रह अपने को छीलते हुए पर। आपकी अनेक पुस्तकें हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है। कुछ किताबों का जिक्र मैं कर दे रहा हूँ। सभ्यता का विकल्प, विद्रोही महात्मा, संस्कृति की सभ्यता, जिले सुभानी, आती है जैसे मृत्यु, देहांतर, गुलाम बादशाह, सर्जक का मन, सत्याग्रह की संस्कृति, ऐसी अनेक पुस्तकें आपने लिखी हैं और लगातार काम कर रहे हैं। गांधी और विनोबा पर भी कई किताबों की श्रृंखलाएं हैं और अभी आप काम अनवरत करते रहते हैं। आप बीकानेर से आते हैं, राजस्थान से, और इन दिनों आप एक विश्वविद्यालय में ग्वालियर में रह के वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, एक प्रोफेसर के नाते। हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री मनोज कुमार पांडे। आप इलाहाबाद से आते हैं और आप हमारे समय के महत्वपूर्ण कहानीकारों में हैं। आपकी 6 किताबें हैं, शहतूत, पानी, खजाना, बदलता हुआ देश और प्रतिरूप, ये सभी कहानी संग्रह हैं। प्यार करता हुआ एक कविता संग्रह है आपका। आपकी कहानियों के अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं में हुए हैं। आपको अनेक सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मनोज जी से निवेदन करेंगे कि अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। शब्दों के आलोक में सोबती जी की संस्मरणात्मक पुस्तक है जो सरवर को संबोधित करते हुए शुरू होती है। इसमें रचनाओं के विवाद, अपने द्वारा संगीत सुनने का प्रसंग, देश विदेश की कविताओं की चर्चा, कहानियों के लिखे जाने की अंतर कथाएं, अलग अलग शहरों के मौसम के अनुभव के साथ साथ यह पुस्तक एक वृतांत भी प्रस्तुत करती है। आज़ादी के 50 वर्ष जिसमें हमारे खोने पाने का आकलन है, इसके अन्य प्रसंगों में छात्रावास के दिनों की याद, फिराक और निराला के संस्मरण सहित पुस्तक के 4 साक्षात्कारों में एक भारत विभाजन पर केंद्रित है जो बेहद करुण करने वाला है। कुल मिलाकर हेलो सरोवर के नाम से आने वाली पुस्तक शब्दों के आलोक में नाम से आकर भी कृष्णा सोबती को जानने का एक दस्तावेज बन जाती है जिसे हम उनके होने की प्रक्रिया में देख सकते हैं। तो सोबती जी की रचना प्रक्रिया को लेके और उनके जद्दोजहद को लेके नाना विवाद और उनका अपना पक्ष, उनको जानने का एक तरह से यह कुंजी है। और सोबती जी उन लेखिकाओं में हैं जो अपना कुछ भी छुपाती नहीं है, उसको भी कहने की जिद रहती है उनमें कि आप जान लें कि
मुझ में कुछ छुपा नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पर हम आमंत्रित करते हैं मनोज कुमार पांडे को। इसके बाद आचार्य जी अपना वक्तव्य देंगे। आप सबसे नमस्ते। आप सबकी अनुमति से मैं अपनी बात रखूंगा। उसके पहले एक सफाई की बात है जो है कि शायद जिस तरह से मुझे बात और बेहतर तरीके से रखनी थी वो उतनी बेहतर शायद न रख पाऊँ। दरअसल मैं जिस पेशे में हूँ तो पिछले 2-2.5 महीने से मैं प्रकाशन से आता हूँ जहाँ पर ब्लर्ब लिखने का काम और जो है तमाम काम लगातार इस तरह की जो चीजें चल रही थे। और अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मैंने कृष्णा जी का लगभग पूरा कथा साहित्य पढ़ रखा है, लेकिन ये किताब नहीं पढ़ी थी अभी तक। तो अशोक जी का इस बात के लिए शुक्रिया कि उनके बहाने, बल्कि शुरुआत में जब ये किताब आई तो मेरे मन में आया कि जो है अगर किसी को मतलब मरजानी मिला है, किसी को तीन पहाड़ मिला है, किसी को पतली पतली किताबें मिली और मुझे इतनी मोटी किताबें लेकिन शुक्रिया, क्योंकि सचमुच जो पढ़ने का अनुभव रहा जो है वो बहुत ही शानदार रहा। इस किताब को मैंने किसी लेखक की रचना प्रक्रिया पर जो भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से ये सबसे मानीखेज किताबों में से एक मुझे लगी। कहने को ये सर्वर को संबोधित है, पर सर्वर की उपस्थिति एक रचनात्मक डिवाइस की है। यहाँ कृष्णा जी सर्वर के बहाने अपने आप से भी उतना ही संवाद कर रही है जितना अपने पाठकों से। यह पाठकों से अपने जीवन, स्मृतियों, विचार, चिंतन और रचनात्मकता की एक सुगढ़ यात्रा है। इस किताब में सबसे पहले तो हम व्यक्ति कृष्णा सोबती के सामने होते हैं जो लेखक भी हैं, जिनकी जिंदा दिली के भीतर एक रचनात्मक आवेग सदा जंगली हवा या पहाड़ी नदियों की तरह बहता रहता है। यह तो तब तो यह होता ही है जब वे लिख रही होती हैं, यह तब भी होता है जब वे नहीं लिख रही होती हैं। अपने बारे में उनका खुद का ही बयान सुने। इस लोक में रहने वाले हर इंसान की तरह मैं गहरे चाव से इस धरती को जीती हूँ, आकाश को, सूरज को और चांद को, अपने शहर और की सड़कों को, चौराहों और पेड़ों की कतारों को, पैदल चलने वाली पटरियों को, पार पथों को, पुलों को, इमारतों को, बस्तियों को, रेस्तरां के प्रवेश द्वारों को, मेजों को, करीने से लगे गुलदानों को, फूलों को, ढाबों पर लहकते चूल्हों को, चूल्हों पर रखे पीतल के पतीलों को मैं अपने आसपास से उभरते अपने वक्त को जीती हूँ। अपने बहाने दूसरों को, दूसरों के बहाने अपने को। मेरे पास अपना एक बनाया हुआ पुल है, वही मुझे दूसरों से जोड़ता है। और यही वजह है कि मैं अपनी सोहबत में कभी उगती नहीं, न ही कभी उदास होती हूँ। हाँ, मैं कभी कभार झुंझलाती जरूर हूँ। वजह मामूली सी कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा जो मुझे उकसा सके, मुझसे कुछ काम करवा सके। सच कहूँ तो मैं काफी आलसी हूँ, निठल्ली भी, लेटी हुई हूँ, खाली उठ ही नहीं रही। यार कुछ करो, तुम्हारी स्टडी क्या है, पूरा कबाड़िस्तान है, मेज की बेतरतीबी भी देखी है क्या? बहुत बार बरस के जितने दिन होते हैं, हर बरस उतनी बार, अरे उसमें नया क्या रखा है? इससे अच्छा तो मैं जूते पॉलिश करूं अपने सर्वर में। जूते ऐसे चमकाती हूँ कि पहनते ही हंसती नहीं हो उठे। एन यही बात वे तब भी करती हैं जब लिखती हैं। शब्दों को ऐसे चमकाती हैं कि उनके वाक्यों से, उनके साहित्य में आते ही शब्दों की हस्ती नई हो उठती है। ये शब्दों की नई हस्ती को चमकाना ही उनके साहित्य को न भूतों न भविष्य बनाता है। मित्रों के साथ मरजानी का प्रयोग ही मित्रों को ऐसी चमक दे देता है जो आज तक धुंधली नहीं पड़ी। भाषा या शब्द के व्यक्तित्व और सत्ता पर वे बार बार विचार करती हैं, और यह करते हुए वह अपने नजरिए का बेबाक बयान भी करती चलती है। वे लिखती हैं, हर शब्द का एक जिस्म, एक रूह, एक पोशाक होती है। ये सब मिलकर ही एक जीते जागते जिंदा विचार को वहन करते हैं। किसी भी खरे लेखक के संबंध भाषा और शब्दों से केवल सरसरे नहीं होते, उनका सगापन, टिकाऊपन, उनके अर्थों की गूंज, लय और संप्रेषण उनके संयोजन में जज्ब होता चला जाता है। लेखक शब्दों के बाहरी आवरण, देह और आत्मा के अलग अलग स्वरूपों को समान भाव से चाहता है, प्यार करता है। उनकी भाषा पे बार बार बात होती है। कोई उनकी भाषा को दुरूह कहे तो कहता रहे। उनके लिए या अपने पात्रों की भीतर और बाहर की गई यात्रा है। वे साफ साफ लिखती हैं, चिंतन साहित्य की आत्मा है तो भाषा उसकी देह। भाषा की जड़ों को हरा करने वाला रसायन
जो किसी भी भाषा को जिंदा रखता है, जिंदा करता चला जाता है, उसका स्रोत हमारा लोकमानस ही है। लोक भाषाएं, बोलियां अपनी ताकत धरती से खींचती हैं। इतिहास भी इसी लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है और अपने सांस्कृतिक पुख्तापन में समय को अर्पित होता चला जाता है। इसी संदर्भ में एक दूसरी जगह वे कहती हैं, आप शब्दों के मुख में शब्द नहीं अर्थ डालते हैं, क्योंकि शब्द तो अपने भाव अनुभव के साथ स्वयं बोलते हैं। संगीत की तरह शब्दों के भी घराने होते हैं। एक अच्छे लेखक के दिल, दिमाग और हाथ से वह मौलिक राग में सुर, ताल, नाद और संवाद करते चलते हैं। पूरी किताब में भाषा को लेकर उनका यह चिंतन लगातार चलता रहता है। एक और जगह पर वे कहती हैं कि भाषा के साथ किसी भी लेखक, गंभीर लेखक के संबंध मात्र सरसरी और औपचारिक नहीं होते, वे उसके संवेदन में खुबे होते हैं। शब्दों का भाषाई शोर और गठन तथा गूंज केवल हमारी श्रुति को ही नहीं खटखटाती, वह हमारे अंतर के आज और कल को भी पुकारती है। बिना अध्यात्म की बात किए वे कई बार शब्दों के अध्यात्म में उतर जाती हैं, जहां किसी ईश्वर की बजाय सब तरफ शब्दों का नाद गूंज रहा है और उससे नए नए अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। और वही इस सृष्टि को नए नए सिरे से रच रहा है, इसमें नए नए रंग और रूप भर रहा है। रंग की बात हुई है तो रंग का जादू भी इस किताब में जगह जगह बोलता है। रंग की बात तभी नहीं होती जब वह पहनावे की बात कर रही होती हैं, न सिर्फ अपने पहनावे की बल्कि साथी लेखकों या आसपास के अन्य व्यक्तियों की बात करती हैं। मसलन कृष्ण बलदेव वैद के बारे में उनका यह बयान पढ़ें। मैं कृष्ण बलदेव वैद के उपन्यास, उसका बचपन और उसके पहनावे की प्रशंसक हूँ। शक्ल पर फवा हुआ, उसके पास काफी कार्डराय के सेट्स हैं। काली कार्डराय की कमीज मुझे काफी पसंद आई। हालांकि मर्दानी कमीज के लिए मुश्किल रंग है, पर कृष्ण के ग्रे बालों के साथ खासा जंचता है। मुझे ये पंक्तियां दूसरी तरह से भी उल्लेखनीय लगी। मसलन इन पंक्तियों को उनके भाषा संबंधी दृष्टिकोण के बारे में भी रख करके देखें। इसमें एक वाक्य है, शक्ल पर फवा हुआ। तो क्या मित्रों की भाषा या जिंदगी नामा की भाषा उनके चरित्रों की शक्ल पर गजब तरीके से फपती हुई नहीं दिखाई देती? या एक किसी की दूसरी पंक्ति पर गौर करें, हालांकि मर्दानी कमीज के लिए मुश्किल रंग है, पर कृष्ण के ग्रे बालों के साथ खासा जंचता है। अब इसी पंक्ति को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के चरित्रों पर लागू करके देखें। हालांकि हिंदी पाठकों के लिए मुश्किल भाषा है, पर जिंदगी नामा के चरित्रों के साथ खासी जंचती है। मैं यह छूट इसलिए ले पा रहा हूं कि कृष्णा जी की भाषा मुझे यह छूट दे रही है। इस पूरी किताब में, उनकी चिंतन प्रक्रिया में इस बात की बहुत सारी संभावनाएं हैं कि उनके शब्दों और अर्थों को तरह तरह से खोला जाए और उनकी रोशनी में आलोकित हुआ जाए। मसलन मान लो कि वे अपने पहाड़ और जंगल घूमने को बयान कर रही हैं। इस बयान में इतनी शिद्दत, रंग और गहराई है कि वह जैसे उनकी रचना प्रक्रिया का बयान बनने लगती है। वे भोपाल गई हैं और भोपाल के ठाट का बयान करते हुए इससे मंजूर एहतशाम और भोपाल को समरूप बना देती हैं। वे त्रिलोचन को देखती हैं और कविता में त्रिलोचन और हिंदी दुनिया की उबड़ खाबड़ विसंगतियों का बयान करने लगती हैं। दूसरे भी अनेक जगहों पर वह कविता में उतरती हैं। उनकी ये कविताएं किसी पहाड़ी नदी की तरह अनगढ़ और भटकती हुई से लगती हैं, पर उनमें एक सम्मोहक वेग है जो अपनी जादू की गिरफ्त में ले ही लेता है। आप उसे देर तक निहारे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यह किताब कृष्णा सोपती को समझने के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें उनकी अनेक रचनाओं के जन्म के संकेत हैं। मसलन एक जगह वे लिखती हैं, कभी दबे पांव, एक धीमी सी हल्की सी आहट, जैसे कविता का एक टुकड़ा, आधी पंक्ति, फिर एक लंबा लम्हा, कुछ ऐसा जैसे दूसरा बंद लिखने के लिए एक और जिंदगी गुजर जाए। एक लौ से झिलमिलाए, कोई लपक कर पकड़ ले कि कहीं गुम न हो जाए। ऐ लड़की का आरंभ करते हुए कुछ ऐसा ही भान हुआ था लेखक को। इसी तरह एक अन्य जगह पर वह मित्रों के बारे में भी किंचित विस्तार से लिखती हैं और यह भी साझा करती हैं कि मित्रों की भाषा और भंगिमा उनके पास कैसे आई। इस किताब में वे अनेक जगहों पर तरह तरह से इस बारे में लिखती हैं कि लिखना क्या है, और जब कोई सच्चा लेखक लिखता नहीं दिख रहा होता है तब वह असल में क्या कर रहा होता है। वे कहती हैं कि उस समय वह अपने भीतर और बाहर के साथ संवादरत होता है, वह तैयारी में होता है। वह कहती हैं कि किसी रचना को जीना और उसे लिखना एक ही बात नहीं है। वे लेखक की भूमिका, उसकी दुनिया, उसकी लड़ाइयों पर बात रखते हुए कहती हैं कि लेखक सिर्फ अपने निज की लड़ाई नहीं लड़ता, न केवल अपने दुख दर्द और हर्ष विषाद का लेखा जोखा पेश करता है, वह उन सबको खोजता है जो संघर्ष करते हैं, झेलते हैं और अनाम ही बीत जाते हैं।
इस बात को वह अन्यत्र भी कई जगहों पर तरह तरह से कहती हैं। मसलन लेखन मात्र लिखना ही नहीं, लेखन जीना है, भिड़ना है, सामना करना है, उगना है और उगते चले जाना है। लेखक को उगना होता है हर समय, हर मौसम और हर स्थिति में अलग अलग पीढ़ियों के साथ, नजदीक और दूर होते रिश्तों के साथ, इतिहास के फैसलों और फासलों के साथ, जिंदगी के व्यापक सरोकारों के साथ। वे बारंबार कहती हैं कि लेखक व्यक्ति की, समाज की, देश और काल की आहटों को, टकराहटों को सुनता है, उनकी तलाश करता है, जायजा लेता है और सृजन के स्तर पर अपनी रचना में अंकित करता है, परिभाषित करता है, देश काल की स्थितियों को, तलखियों को अपने में जज्ब कर पन्नों पर उतारने में सफल भी होता है। जज्ब एक ऐसा शब्द है जो भाषा, लेखक या रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए उनके यहाँ बार बार आता है। वे तरह तरह से इस बात को रखती हैं, समझाती हैं। खुद लेखक को अपने समाज और देश काल में जज्ब होना है, पर कैसे और क्यों? वे लिखती हैं, भिड़ंत, बहिष्कार और समझौतों के राजनीतिक आशय एक हैं और इन्हीं से अटे पड़े जीवन के परिचित पक्ष के उत्तेजनाहीन संदर्भ कुछ दूसरे। सच तो यह है कि लेखक को इन दोनों में शरीक होना है, शरीक रहना है, महज तमाशबीनी के लिए नहीं। इसलिए कि लेखक पूरा वक्त अपने होने की हैसियत से अपने से जुड़ा है। उसकी अभिव्यक्ति का स्रोत वही है, उसकी तलाश की मंजिल भी। वे यही नहीं रुकती, वे यह भी लिखती हैं कि लेखक के पास अगर देने के लिए कोई वक्तव्य है तो वह वक्तव्य मात्र उसका नहीं, उसकी रचना से जुड़े दूसरे साझीदारों का भी है, दूसरों की ओर से, दूसरों के निमित्त। लेखक अपने आप में कोई विशिष्ट इकाई का प्रतीक नहीं, वह दूसरे के होने से ही लेखक है। रचनात्मक अनुभवों पर बात करते हुए कहती हैं कि अनुभव जासूसी नहीं, नकल नहीं, दूसरे के हाथ का माल नहीं। लेखन का खरापन आप इधर उधर से नहीं जुटाते, आप उसे चैतन्य से अपने संवेदन में जगाते हैं। अनुभव के ही मसले पर एक दूसरी जगह पर भिन्न शब्दों में अपनी बात को न सिर्फ दोहराती हैं बल्कि और भी स्पष्ट करती हैं। देखें, जिया हुआ, अनुभव किया हुआ, मोल हुआ, लिया हुआ नहीं, महज जानकारी और सूचनाएं, लेखकीय अनुभव नहीं। अनुभव अतिरिक्त है और विशिष्ट है। इसी से उपजता है रचना को आलोकित करने वाला आलोक। आप बाट जोड़ते हैं, आहट सुनते हैं उस पाहुने की जो अपने घर से चल चुका है, लेकिन इसके बावजूद वे लेखक के कोई गुमान न पालने की बात भी करती हैं। ठीक है कि आप लेखक हैं, पर ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहे हैं जो पहले किसी ने न किया हो। वे लिखती हैं, हम जन्म के सूर्योदय के साथ शुरू होते हैं, अपने को आरंभ करते हैं, अनोखे और अपूर्व रंगों के सपने देखते हैं, क्षितिजों को चुनौती देते हैं, अपनी आस्था और विश्वासों को सार्थकता देते हैं, छोटे बड़े और बड़े संघर्षों को जीवन से झेल लेते हैं, नियम और जीवन की मर्यादा के अनुसार अपनी संचित निधि को जीवन की निरंतरता के सम्मुख समर्पित कर देते हैं। यह मेरा, आपका, हर लेखक के कलाकार का आख्यान है। यह बार बार दोहराया जाता है, आरंभ और अंत में एक सा होता है और एक सा नहीं होता। लिखने वाले का भूगोल, इतिहास और इसे एक दूसरे से भिन्न कर देते हैं, वही उसके आख्यान को एक दूसरे से अलग और अनोखा कर देता है। एक और काम वे यहाँ पर अक्सर करती दिखाई देती हैं, ये काम है मामूली की असाधारणता का उद्घाटन। वे लिखती हैं कि जिंदगी उतनी मामूली नहीं होती जितनी वह रोजमर्रे के ढर्रे पर दिखती है। अन्य अनेक जगहों पर वे बहुत ही तन्मयता से इस मामूली जिंदगी की असाधारणता पर बात करती हैं। वे अनेक मामूली लगने और दिखने वाली बातों और दृश्यों को ऐसे कोण से देखती और दिखाती हैं कि उस मामूली की आभा से हम दीप्त उठते हैं। इस किताब में स्मृतियों और उनके रचनात्मक प्रयोग के बारे में, बीत गई दुनिया और आने वाली दुनिया के बारे में, देश के समकाल की मुश्किलों और उसके पहले के भयावह विभाजन के बारे में, संगीत, पेड़, नदी, पहाड़, जंगल और पर्यावरण के बारे में, अपने समकालीन लेखकों के बारे में और भी अनेक सूत्र सब तरफ बिखरे पड़े हैं। बिखरे का प्रयोग यहाँ जानबूझकर किया गया है क्योंकि किताब में जिंदगी की तरह एक बिखराव है। आप नहीं जानते कि अगला चैप्टर किस दिशा में जाएगा, पर जिंदगी के लय और जादू भी सब तरफ फैला हुआ। अंत में उनके शब्दों के आलोक में साहित्य के बारे में उनके चिंतन का सार इन 3 पंक्तियों में देखा जा सकता है। पहली, साहित्य अपने ब्यौरों में सक्रिय है। दूसरी, साहित्य में व्यक्ति के निष्ठा की धरोहर सुरक्षित है। तीसरी, साहित्य संस्कार, संस्कृति और भाषा का आत्मविस्तार है। लेकिन ये बातें कोई कृष्णा सोप्ती की बहुत मौलिक बातें नहीं है। ये बातें दुनिया भर के तमाम सारे लेखक कहते रहे हैं। उनकी मौलिकता इन 3 पंक्तियों में नहीं है। उनकी मौलिकता, उनका अद्वितीयपन इन 3 पंक्तियों के साथ उनके रचनात्मक संवाद और उनकी व्याख्या में है, जहां उन्हें पढ़ना लगातार एक दुर्लभ सुख से गुजरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आगे आते हैं।
सुंदर धाम है मेरा, इसकी जगह आचार्य जी आचार्य लगा। मैं कह रहा हूँ आगे आचार्य पीछे आचार्य। बतलाओ कुल कितने आचार्य? तो आपने आगे लगा, पीछे लगाया, मैंने आगे भी लगा दिया, तो क्या कोई अपराध हो गया क्या? मैं तो अपराध है, कुछ कर दे सकते। मित्रों, मनोज की तरह मुझे भी अशोक जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये किताब मैंने भी नहीं पढ़ी। उनका कथा साहित्य लगभग कह रहा हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो पूरा पढ़ाई था। और सभी किताब पिछले वर्ष छपी है, और मैं कुछ ऐसे कामों में, गैर साहित्यिक कामों में उलझा रहा हूँ कि साहित्यिक मात्र भी बहुत कम पढ़ पाया हूँ। इस तरह के अवसरों पर पढ़ने का एक अवसर अशोक जी ने दिया। किताब थी भी नहीं मेरे पास, प्रकाशक को मैंने कहा कि भाई, तो उन्होंने कृपापूर्वक, और मैं अपने शहर से रवाना हो रहा था, मैंने कहा 4 दिन में पहुँचाओ तो पहुँचाओ, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो 4 ही दिन में उन्होंने वो किताब मेरे घर भिजवा दी, साथ में ले गया और जो पढ़ता रहा, और जो कुछ निकलता है उससे आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कहा मनोज ने, इतना वैविध्य है इसमें, संस्मरण भी हैं, यात्रा संस्मरण भी है, व्यक्तियों के संस्मरण भी हैं, बीच में कुछ आलेख भी हैं, और वो जिंदगी नामा का जो दूसरा छोटा सा हिस्सा उत्तरार्ध वो भी इसमें है। एक तरह से जैसे खत्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें शाहजी और राबिया दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि अब जब पूरा करना था तो उसको किया। ये जब शामिल कर लिया गया बाद में जिंदगी नामा में, नहीं तो जोड़ देना चाहिए अगले एडिशन में, क्या हर्ज की बात, जब भी हो तो एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मुश्किल यही थी कि क्या एंगल पकड़ा जाए उनके बारे में बात करने के लिए। जो कुछ है, शब्दों के आलोक में से गुजरते हुए न केवल कृष्णा शोभती के निजी रुझानों, प्रकृति से उनके लगाव, उनके बचपन, अन्य लेखकों से उनके संबंध, रंगों के उनके चुनाव, दिल्ली, शिमला, पहलगाम, लद्दाख आदि के उनके संस्मरण और विभाजन पूर्व पंजाब की स्मृतियों से हमारा साक्षात्कार होता है, बल्कि साथ ही उनके लेखक के सामने उठने वाली उलझनों और समस्याओं से भी हम रूबरू होते हैं। इतनी सारी विविधताओं को एक सूत्र में गूंथ देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कृष्णा जी की लेखकीय संवेदना इस जटिल काम को भी बखूबी अंजाम दे सकी है। लेखकीय या रचनात्मक संवेदन कृष्णा जी की कथा कृतियों में ही नहीं, जीवन मात्र के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी रंजित होता है, और साहित्य संबंधी उनकी अवधारणाओं का भी मूल उसी संवेदन में है। किसी दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक अवधारणा आदि में, बल्कि उन इलाकों से संबंधित जिज्ञासाओं को भी वह एक रचनाकार के संवेदन की दृष्टि से ही देखती है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए बराबर यह एहसास भी होता रहता है कि संवेदनात्मक समझ और अकादमिक समझ में कितना गहरा अंतर होता है। कृष्णा जी स्वयं इस अंतर को अच्छी तरह पहचानती हैं। शिमला के उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी का जिक्र करते हुए वह लिखती हैं, कोट, हमें रचनात्मक लेखकों और अकादमिक बिरादरी के किसी भी प्रस्तुतिकरण का फर्क साफ दिखाई पड़ता है। अकादमिक प्रबुद्ध रिसर्च और अनुशासनीय विश्लेषण की वीथियों से गुजरकर प्रमाणों के सहारे अपना विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, और हम यानी लेखक सर्जना के रहस्य से उमगी, सब देखिए, सर्जना के रहस्य से उमगी उजली अनुभूति और बाहर फैले कच्चे माल में से अनुभवों को समेटते हुए कुछ ऐसा करते हैं कि हर लेखक की लिखत में एक नया पाठ उभरता है। वही वह यह जोड़ना भी नहीं भूलते, उसको याद रखने की जरूरत है कृष्णा जी के संदर्भ में। तो अक्सर हम जब चर्चा करते हैं उनकी, तो लोक जीवन और सामाजिक जीवन उन सब की चर्चा करते हैं। अब वो खुद क्या कह रही हैं,
वहीं यह जोड़ना भी वो नहीं भूलती कि लेखक के लिए साहित्य का मूल पाठ व्यक्ति है। अब इसके कितने अर्थ हो सकते हैं, इसको आप विचार करते रह सकते हैं। लेखकीय संवेदन की प्रक्रिया को अन्य ज्ञान प्रक्रियाओं से अलग मानने के कारण ही वह साहित्य की स्वायत्तता का बार बार प्रबल आग्रह करती है। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझिएगा वो क्या कहना चाहती है। लेखन की स्वायत्तता पर कई कोणों से हो रहे हमलों से रचनाकार को सचेत करते हुए वह उसे अपनी रचना प्रक्रिया पर ही भरोसा करने का आग्रह करती है। लिखती हैं, लेखक की तटस्थ निसंगता या उसके अवचेतन का गहरा रसाव जब अनुभूति को अंकन के करीब लाता है तो जिया हुआ अनुभव मथकर उसकी दृष्टि को एक साथ निखार और तराश देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा नहीं होता तो लेखक के अपने आग्रह मूल्य और सत्य बन जाने की उतावली में आधा सच और आधा झूठ बनकर रह जाए। लेखक अपनी धारणाओं के अनुरूप ही रचना की बनावट और बुनावट बुनने लगता है। लेखक की अपनी धारणाएं महत्वपूर्ण नहीं है रचना प्रक्रिया में, ये क्या है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लेखक के अपने आग्रह मूल्य और सत्य बन जाने की उतावली में आधा सच और आधा झूठ बनकर रह जाते हैं। लेखक अपनी धारणाओं के अनुरूप ही रचना की बनावट और बुनावट बुनने लगता है। आगे कहती है, एक खास दृष्टिकोण से चीजों को देखने या जिंदगी को पढ़ते रहने से फिर होने लगते हैं। एक ही दृष्टिकोण से लेखक का अपना दृष्टिकोण भी हो सकता है। अगर आप उसी से देखते हैं सब चीजों को तो आप ईमानदार लेखक नहीं रह पाते। ये रद्दोबदल जब बुनियादी सोच पर हावी हो जाते हैं तो कम खतरनाक साबित नहीं होते। इसलिए कृष्णा जी लेखकों को भी यह सलाह देना नहीं भूलती कि उन्हें विचारक तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं करना है तथा राजनीतिक खेमों द्वारा पहरेदारी के लिए तैयार किए गए लोगों से भी सावधानी रखने की जरूरत है। तो लिखती हैं, साहित्य में प्रवाहित विचार को खंगालने की मुद्रा और उसे विचारधारा में ढालने के प्रपंच सिर्फ विचार शक्ति को ही नहीं व्यक्ति नागरिक की गरिमा को भी नष्ट करते हैं। वे मानती हैं कि साहित्य ने धर्म, दर्शन और नैतिकता को कभी अपने से बाहर नहीं किया, लेकिन साहित्य की अपनी मर्यादाएं हैं जो गहरे तक मानवीय, परिवार और संस्कार से जुड़ी हैं। ऐसे में तंत्र के बल पर उससे ठोका पीटी करना और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सपना देखना विसंगतियों को ही उपजाना होगा। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद समझ लीजिए क्या है, विसंगतियों को ही उपजाना होगा। जाहिर है, ये मैं जोड़ रहा हूँ, जाहिर है कि ऐसी विसंगतियां सांस्कृतिक विचारधाराओं की तानाशाही से भी पैदा होती हैं और राजनीतिक विचारधाराओं की तानाशाही से भी। कृष्णा सोबती साहित्य की स्वायत्तता पर सत्ता और विचारधाराओं पर पड़ने वाले दबाव के साथ उपभोक्ता बाजार द्वारा बौद्धिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले दबावों की ओर भी ध्यान आकर्षित करने से नहीं चूकती। उनके तत्संबंधी विश्लेषण का निष्कर्ष है कि बाजार द्वारा रचित नई भाषा शैली रिपोर्ट में समाज की गंभीर तात्विकता तक को समेटने का सामर्थ्य रखती है। साहित्य और कलाओं को अपने धंधे में जज्ब करने की ताकत भी। इसके साथ साथ यह पेचीदा बाजार नागरिकता, नया शब्द रखती है, यह पेचीदा बाजार नागरिकता लेखक के अंदर और बाहर के चिंतन और विचार तक को तय करने लगती है। संस्कृति के नाम पर व्यावहारिक रिश्तों के अंतर विरोध भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। न दिखती गुप्त शक्तियां एक खास तरह के मौन संवेदन से निरंतर बौद्धिक और सांस्कृतिक जगत पर अपने पंजे ताने रहती है। यही वह गोलबंदी है, घेराव है जो लेखक जाति की बौद्धिक स्वतंत्रता के आड़े आता है। वह इस ओर भी सचेत करती है कि संस्कृति भी एक विशाल सांस्कृतिक धंधा हो गई है और धंधे को चलाने के सारे गुण इसे भी संचालित करते हैं। मुझे लगता है इन गुणों में कथित सोशल मीडिया को भी शामिल करना चाहिए। कृष्णा, अब असली बात जो कहती है वो अब मैं बता रहा हूँ। कृष्णा सोबती का साहित्य या कलाकर्म की स्वायत्तता का आग्रह
केवल लेखक के स्वातंत्र्य का वैचारिक आग्रह नहीं है और न किसी दार्शनिक विमर्श से उपजा आग्रह है। यह लेखन की स्वायत्तता का आग्रह है, रचना प्रक्रिया की स्वायत्तता का आग्रह है, जिसे लेखक की बौद्धिक या राजनीतिक स्वतंत्रता के आग्रह से अलग करके देखना चाहिए। लेखक की स्वतंत्रता तो उसी प्रकार की हो सकती है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विचार की स्वतंत्रता, जिस तरह किसी भी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लेकिन जब वह लेखन की स्वायत्तता की बात करती है तो उनका ध्यान बिंदु लेखन की प्रक्रिया में अंतर्निहित स्वायत्तता से है, लेखन की प्रक्रिया में अंतर्निहित स्वायत्तता से है। और इसके प्रमाण स्वरूप वह स्वयं अपनी उस रचनाओं की सर्जन प्रक्रिया की चर्चा भी करती है, इसका उल्लेख मनोज ने भी किया। यह प्रक्रिया एक खोज, एक अन्वेषण होती है। यह प्रक्रिया एक खोज, एक अन्वेषण होती है, जिसे अनुभूत्यात्मक या संवेदनात्मक, ये मेरे शब्द हैं, जिसे अनुभूत्यात्मक या संवेदनात्मक अन्वेषण कहा जा सकता है। वह पहले से जाने गए विचारों को कलात्मक जामा पहना देना नहीं है। यह खोज कृति के पहले वाक्य से ही आरंभ हो जाती है। कल भी निदर्शन का आया था, वो भी कहते हैं यह खोज कृति के पहले वाक्य से ही आरंभ हो जाती है। इसीलिए वह कहती है, मित्रों मरजानी की पहली पंक्ति लिखते हुए कोई आसार लेखक के जहन में नहीं थे कि यह क्या लिखा जा रहा है। आबू में शुरू में रही थी वो गवर्नेंस के रूप में। आबू में बरसों पहले देखिए एक मजदूर औरत और ठेकेदार के साथ उसके उद्धत व्यवहार की एक झलक अचानक याद आती, उसका जिक्र किया उन्होंने। और वह औरत मित्रों बनकर कई सालों बाद वह औरत मित्रों बनकर रूपांतरित हो जाती है एक ऐसी औरत में जिसकी भावभंगिमा और मर्म आज की औरत की मनस्थिति और अपनी संज्ञा की चुनौतियों में सखा भाव जगाते हैं। कृष्णा जी इसीलिए एक लेखक की आत्मस्वीकृति के अंदाज में कहती हैं, लिख रही थी तो कतई अंदाज नहीं था कि एक संयुक्त परिवार के बहाने आमने सामने की जो टक्कर कहानी के संवाद के रूप में खुद ब खुद तैयार हो गई, उसमें मित्रों की देह भाषा और उसके नारी अस्तित्व की आंतरिकता उभरने की प्रक्रिया में है। इसे देह धर्म से नया स्वरूप लेता औरत का विचार भी कहा जा सकता है। पर आगे कहती है, वह विचार जिसे स्त्री के विवेक तक पहुंचना होगा। इसका कारण वह उस रचना प्रक्रिया में मानती हैं जिसमें कथा के पात्रों या घटनाओं को लेखक द्वारा किसी पूर्व निर्धारित दिशा या निष्कर्षों की ओर ले जाने के प्रयास के बजाय उन्हें किसी स्वतंत्र मानव व्यक्तित्व की तरह देखा जाता और उनकी आज़ादी का सम्मान किया जाता है। वह स्वयं लिखती हैं, मैं अपने पात्रों को पूरी आज़ादी देती हूँ, उतनी ही जितनी स्वयं को। मैं उन्हें अपने भावनात्मक या बौद्धिक संस्कार की कठपुतली नहीं मानती। मुझे और मेरे पात्रों को आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को चुनौती देनी होती है और दोनों ओर की चुनौतियों से कृति को उसका हिस्सा देना होता है जो उसने स्वयं अपनी शक्ति से अर्जित किया है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, स्वयं कृष्णा जी के साहित्य को इस प्रतिमान के आधार पर देखना, जांचना, समझना चाहिए कि स्वयं कितना उस पर खड़ा होता है। तो कई बार हमको एक टाइप चीज़ें वहाँ भी दिखाई देती हैं। कृष्णा सुबुद्धि मानती है, रचना जाने अनजाने किसी एक मुबारक क्षण में रचनाकार की दिल दिमाग पर दस्तक देती है। कभी इसका जिक्र किया था मनोज ने, कभी दबे पाँव एक धीमी सी हल्की सी आहट, जैसे कविता का एक टुकड़ा, आधी पंक्ति, फिर एक लंबा लम्हा, कुछ ऐसा जैसा दूसरा बंद लिखने के लिए एक और जिंदगी गुजर जाए, एक राव सी झिलमिलाए, कोई लपक कर उसे पकड़ ले कि कहीं गुम न हो जाए। वो बताती है कि ये लड़की का आरंभ करते हुए उन्हें कुछ ऐसा ही भान हुआ था। उन्हें अचानक अमूल स्वयं बदलने लगते, यहाँ तक कि प्रारंभतः जिस उद्देश्यपूर्ण भाव को लेकर कवि लिख रहा था, कृति उस मूल भाव से दूर चली जाती है, उससे भिन्न हो जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लेखन की स्वायत्तता का आग्रह केवल लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही आग्रह नहीं है, बल्कि वह मूलतः रचना प्रक्रिया की स्वायत्तता का आग्रह है, जिस पर स्वयं लेखक द्वारा अपने किसी उद्देश्य को आरोपित करना भी उसकी स्वायत्तता का अतिक्रमण हो जाता है। और तब रचना एक खोज और ग्रहण की नहीं, बल्कि एक पूर्व ज्ञात बात को कविता या कथा आदि के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भर कर जाती है। इसीलिए अपने रचनानुभव के आधार पर वह कहती है कि रचना अपनी गुण धर्म पुण्य संपदा को
स्वयं रेखांकित करती है, लेखक के व्यक्तिगत अस्तित्व के बावजूद। इसीलिए अनामिका से एक बातचीत के दौरान वह यहाँ तक कह देती है, लेखक का अपने को पाठ का रचयिता मानना मुझे अटपटा लगता है। जिक्र कर रहे थे पिछले सत्र में अविनाश के, वो अपने को लेखक नहीं कहती, तो मुझे याद आता है राइटिंग राइट्स नॉट द राइटर। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कृष्णा सोबती लेखक की भूमिका की पूर्णतः अनदेखी नहीं कर रही। वह लेखक को उसकी उन सीमाओं के प्रति सावधान रहने को कहती हैं जिनका अतिक्रमण रचना की स्वायत्तता पर आघात हो सकता है। रचना और रचनाकार के संबंधों को लेकर उनकी दिलचस्प टिप्पणी है। एक स्तर पर रचना और रचनाकार के संबंध बाकायदा प्रतिद्वंद्वी के तेवरों की तरह तीते होते हैं और रागात्मक संबंधों की हद तक गहरे भी। इन दोनों की टकराहट और निकटता ही विपरीत दिशाओं से एक दूसरे को चुनौती देते हैं। रचना प्रक्रिया में यह संबंध ऐसा होता है जिसमें दोनों अपने अपने हिस्से की जमीन एक दूसरे की विशेषताओं के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं इसीलिए कि रचना के अंदर और बाहर की लय न टूटे और एक दूसरे से दूरी बनी रहे। रचना के अंदर से उनका तात्पर्य है उसमें हुई खोज का ग्रहण तथा बाहर का तात्पर्य है उसका अभिव्यक्त रूप। लेकिन यहाँ यह जिज्ञासा अवश्य बनती है कि क्या रचना को इस तरह अंदर और बाहर में बांटा जा सकता है? यदि वह समग्रता एक करती है तो। कृष्णा जी एकाधिक बार जब शिल्प कौशल को दोयम दर्जे पर रखती हैं तो निश्चय ही उनका आशय शिल्प के अतिरेक या कहें कि रचना की शैल्पिक प्रधानता से है। लेकिन यहाँ मुझे रघुवीर साय के उस कथन का स्मरण हो आता है जिसमें वह रचना के लिए शिल्प की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहते हैं, सबसे अधिक शिल्प वही होता है जहाँ वह बिल्कुल दिखाई न दे। दरअसल किसी कृति को सजावट की वस्तु बनाना शिल्प का विपरीत नहीं होता, जैसा बहुत सी रीतिकालीन कविता में हुआ दिखता है। उसका प्रयोजन और सार्थकता अनुभूति को उस रूप में प्रस्तुत करने में है जिसमें वह दृश्य की पृष्ठभूमि में सक्रिय अदृश्य के ग्रहण और संप्रेषण की भूमिका निभा सके। व्यक्त अनुभूति के माध्यम से अनभिव्यक्त की अनुभूति संभव कर सके। और यहाँ यह भी विस्मरणीय नहीं होना चाहिए कि नई शैल्पिक युक्तियां भी केवल अभिव्यक्ति की सीमित नहीं रहती, बल्कि स्वयं नई अनुभूतियों की खोज और ग्रहण का माध्यम हो जाती रही है। अन्यथा नई शैल्पिक युक्तियों और नए कला रूपों की कोई संभावना ही नहीं बनती। जब कहते हैं कि कथ्य अपना रूप ढूंढ लेता है, तब उसमें कहीं यह भी अंतर्निहित है कि उस रूप के बिना उस कथ्य का ग्रहण और संप्रेषण संभव नहीं है। इसी उपन्यासकार कृष्णा सोबती जब स्वयं साहित्य की विधाओं में कविता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है, ये बड़ा विवादास्पद माना जा सकता है उपन्यासकारों द्वारा, और वो कहती हैं कविता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है, तो क्या यह इस बात की भी स्वीकृति नहीं है कि कुछ कथ्य या अनुभूति का ग्रहण और संप्रेषण केवल कविता में ही संभव है? वह मानती हैं कि समकालीन भारतीय साहित्यकारों द्वारा समाज में हो रहे परिवर्तनों पर निर्मल निगाह डाली गई है, आर पार की स्थितियों को जांचा पड़ताला गया है तथा ऊपरी खोल की तहों तले पसरे दोहरेपन को उघाड़ा है। इसके साथ ही वह साहित्य के प्राणवान तत्व का संकेत करते हुए उसे नस्वर, इसका उल्लेख अशोक जी ने भी किया था, सुनाया था, लेकिन उसे नस्वरता को अनस्वरता में बदल देने वाला मानती है और टिप्पणी करती है लेख की व्यक्तित्व और उसके शैली परिधान को क्षणभर के लिए भूल जाएं तो यह है उसके पिछवाड़े का अवचेतन जो अपनी शर्तों पर उभरता है, सहस्र सहस्र रंग रूपों में खुलता है, खेलता है और रूपायित होता है। आपकी इजाजत से इतना और जोड़ दूं कि सर्जक की आंख आना और हाथ में कलम आना मानवीय जीवन का अलौकिक पुरस्कार है, पिछले जन्म का पुण्य है। इन शब्दों का उच्चारण करते हुए मैं अपने कवियों को गहरे भाव से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ वे ही हैं, वे ही तो इस कथन के निकटतम हैं। उनके मुकाबले में हम गद्य लेखक अपनी औकात जानते हैं। जाहिर है कि इसका तात्पर्य किसी औसत कविता को उत्कृष्ट गद्य लिखने से बताना नहीं है। यह कथन केवल उत्कृष्ट गद्य कृति और उत्कृष्ट कविता के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह मुक्तिबोध मानते हैं कि अभिव्यक्ति के कार्य के दौरान कवि नई खोज भी कर लेता है और वह खोज कृति को मूल भाव से दूर ले जाती, भिन्न कर देती है, तो वह भी शैल्पिक रूपों को किसी कथ्य की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं
बल्कि खोज और ग्रहण का माध्यम भी मान रहे होते हैं। रचना की स्वायत्तता पर विचार में कथ्य और रूप को विभाजित नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक में भारत पाक विभाजन और उसे इसका जिक्र जिसने किया था, इस पुस्तक में भारत पाक विभाजन और उसे लेकर लिखे गए साहित्य के जिक्र में राजनीतिक पंडितों और इतिहासकारों की दृष्टि से साहित्य की दृष्टि का भेद स्पष्ट करते हुए कृष्णा जी उस दौर के साहित्य में व्यक्त मानवीय मूल्यों में आस्था को अत्यंत उल्लेखनीय बल्कि उसका मर्म मानती है। वह इसके लिए यशपाल के झूठा सच, अज्ञेय के शरणार्थी, मोहन राकेश के बगले का मालिक, बलवंत सिंह के काले कोस, भीष्म शादी के तमस, मंटो के प्रभादेव सिंह और शिवदास नस्ल आग का दरिया आधा गांव आदि का संदर्भ देती है और टिप्पणी करती है कि इन सब कृतियों में विभाजन के खौफनाक हादसों को संयम से प्रस्तुत किया है तथा इस राजनीतिक अतिक्रमण को समझने वाले बुद्धिजीवी विभाजन काल के साहित्यकारों को अपने करीब समझते हैं, जिन्होंने इस त्रासदी को झेलकर भी अपने में वह तालीम और समझ जुटाई जिससे जख्मों से अलग हटकर मानवीय मूल्यों में अपनी आस्था बनाए रखी। विभाजन, उन्हीं का शब्द है, विभाजन साहित्य अपने आप में उन मानवीय मूल्यों का दस्तावेज है जो सम्मिलित संघर्षों की देन से, त्याग और कुर्बानी से लिखा जाता है। लेकिन कुछ और बातें भी कही उन्होंने। विभाजन को लेकर आलोक भल्ला से एक लंबी बातचीत में कृष्णा जी ने अपनी कहानी सिक्का बदल गया कि आत्मकथात्मक पृष्ठभूमि की चर्चा तो की है, पर विभाजन की पृष्ठभूमि में सक्रिय कारणों को लेकर उनके विश्लेषण में कुछ बातें अधिक विचार की मांग करती हैं। एक तरफ वो मानती है कि पाकिस्तान की मांग ने आम आदमी को 1946-47 के पहले प्रभावित नहीं किया, लेकिन साथ ही यह भी कह देती है, और जो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल वाक्य लगता है मुझे उनका, साथ ही यह भी कह देती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काफी हद तक हिंदू राष्ट्रवाद था तथा यह संभव मानती है कि अगर बंगाल का विभाजन वापस न लिया गया जाता तो बाद में मुसलमान भारतीयवाद की मांग नहीं करता। वो कहती है कि बंगाल का पुनर्गठन कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी कुछ प्रांतों का पुनर्गठन ब्रिटिश सरकार कर चुकी थी, लेकिन तब वह इस तथ्य को विस्मृत कर देती है कि यह पुनर्गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार को दोनों संप्रदायों के बीच दरार चौड़ी करने के षड्यंत्र को सफल होने का अधिक अवसर मिलता। बंगाल एक संस्कृति था, केवल प्रांत नहीं, जो हिंदुओं और मुसलमानों की साझी संस्कृति था। जिंदगी नामा में वह स्वयं पंजाबी संस्कृति को ही तो केंद्रस्थ करती है, जिसमें दोनों समुदाय शामिल है। यदि ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत को अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं करता। स्वयं कृष्णा जी के ही अनुसार ऐसे बहुत से मुसलमान थे जो हिंदुओं की तरह ही महसूस करते थे कि यदि एक बार पृथक निर्वाचन मंडल आदि की राजनीति शुरू हो गई तो अंग्रेजों को दोनों समुदायों के बीच में दरार चौड़ी करने का मौका मिल जाएगा। हम देखते हैं कि वैसा हुआ भी। कृष्णा जी यह भी मानती है कि पाकिस्तान की मांग ने इसीलिए तो मुसलमानों को प्रभावित किया कि वो एक अलग देश की मांग थी मुसलमानों के लिए। इकबाल जैसे शायद राष्ट्रविद ने अलग देश की मांग को पुख्ता किया, जिसे अलीगढ़ आंदोलन ने और पुख्ता किया। विभाजन को टालने के लिए, ये मैं इधर से बता रहा हूँ, विभाजन को टालने के लिए जब कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल के सांप्रदायिक विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया तब महात्मा गांधी ने उससे असहमति प्रकट करते हुए यही कहा था कि ऐसी मांग को स्वीकार करने का तात्पर्य देश के विभाजन के तर्क को स्वीकार कर लेना होगा। सरदार पटेल ने तब कोई तर्क देने के बजाय केवल यही कहा था कि हम आपको समझा नहीं सकते। कृष्णा जी इस बातचीत में जब यह तक स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काफी हद तक हिंदू राष्ट्रवाद था, तो वह न केवल गांधी जी के नेतृत्व में शामिल मुस्लिम नेताओं तथा अशफाक उल्लाह जैसे क्रांतिकारियों की अनदेखी करती है, बल्कि यह भी भूल जाती है कि इसी स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के कारण भारत का संविधान सेकुलर तथा सभी गैर हिंदू वर्गों को समान अधिकार मुहैया करने वाला बना। अन्यथा सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बन सकना चाहिए था।
पर हमारे राष्ट्रीय संग्राम के मूल्य ऐसे थे मैंने उसको नहीं बनने दिया। और ये इसलिए केवल हिंदू राष्ट्रवाद का आधार माना थोड़ा जाती लगती है। दिलचस्प यह है कि इस पूरी बातचीत में वो यह भी लगातार बताती हैं कि दोनों संप्रदायों के लोगों के बीच कितना सौहार्द, पारस्परिक सम्मान तथा मेलजोल था, और यह भी मानती है कि ऐसे बहुत से मुसलमान थे जो हिंदुओं की तरह ही महसूस करते थे। यहाँ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल से सहमत नहीं थी, और ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 में तत्संबंधी कानून बनाने के बाद अंततः 1916 में मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय समता के अभियान में जोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने उसको मान लिया। यह अलग बात है कि स्वतंत्र संघर्ष में मुस्लिम लीग का समर्थन फिर भी नहीं मिला। इस पुस्तक में कई स्थलों पर कृष्णा जी लेखकों से लोक से जुड़ने का आग्रह करती है। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं, और यह आग्रह मुख्यतः भाषा को लेकर है। इस आग्रह में कहीं उनकी अपनी कथा भाषा पर की गई आपत्तियों को खारिज करना भी है। उनके इस आग्रह में कहीं कुछ अनौचित्य नहीं है यदि कृति लोक जीवन या किसी प्रदेश विशेष को केंद्र में रखकर रची गई है। अमृतलाल नागर द्वारा पंजाबी बोलियों के शब्द, पंजाबी का एतराज नहीं था उसको, अमृतलाल नागर का आप केवल पंजाबी शब्द इस्तेमाल करती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर आपने पंजाबी की अलग अलग बोलियों के शब्द इस्तेमाल किए जिससे हमको ज़्यादा कठिनाई होती है। पंजाबी बोलियों के शब्दों पर की गई आपत्ति के जवाब में और रेणु के मेला अंचल का जिक्र भी अपने बचाव में करती है, जो सही है, लेकिन लोक भाषा या लोक जीवन को प्रत्येक साहित्यिक कृति के लिए आवश्यक लाक्षणिकता अथवा प्रतिमान के रूप में स्वीकार करना शायद उचित नहीं होगा, जो कहीं कृष्णा जी के आग्रह में अंतर्निहित लगता है। और जब नागर जी कहते हैं कि शेखर एक जीवनी पढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो कृष्णा जी की टिप्पणी है, अज्ञेय के अनुभव का इतना विस्तार था कि अगर वह अपनी जीवन भाषा को नए ढंग से रूपायित करते तो लोगों का मेला आंचल उन्हें भी छूता। यानी शेखर एक जीवनी को क्या उस भाषा में लिखा जा सकता था? जब वह स्वयं मानती है कि चित्रलेखा एक अद्भुत उपन्यास है, मैं नहीं मानता, कृष्णा जी मानती है, जब वह स्वयं मानती है कि चित्रलेखा, क्या मुझे बताया कि याद आ जाती है, तो जब वह मानती है कि चित्रलेखा एक अद्भुत उपन्यास है, जिसे भगवतचंद्र वर्मा की दूसरे उपन्यास भूले बिसरे चित्र की भाषा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो स्पष्ट है कि केवल लोक का आग्रह साहित्य सृजन के संसार को कई अन्य प्रकार के अनुभवों से वंचित रख सकता है, खासतौर से व्यक्ति की आंतरिकता में जाने की इस तरह की बहुत सी चीजें। लेकिन शब्दों के आलोक में को पढ़ते हुए हम न केवल कृष्णा सूर्ति के अपनी सर्जक चेतना और उसकी उलझनों समस्याओं से रूबरू होते हैं, साथ ही हर रचनाकार के रास्ते में आने वाली उलझनों और बाधाओं को समझने तथा उन्हें सुलझाने के रास्ते तलाशने के संकेत पाने में मदद भी पा सकते हैं। यह तो कहना ही होगा इस किताब में भी, यानी गद्य बहुत ही शानदार गद्य है, यह तो कहना ही होगा इस किताब में भी कृष्णा जी के गद्य की तरलता में नदियाँ और झीलें ही नहीं, पहाड़ भी तरलता की अनुभूति देते हैं, और वे सब लेखकीय और गैर लेख के व्यक्तित्व भी, जिनका जिक्र कृष्णा जी उतने ही तरल भाव से करती है। कई लोगों के जिक्र है इसमें, जयदेव का, आलोक भल्ला का, निर्मल वर्मा का भी कही है, वैद्य जी का भी है, और भी कई लोग। और अंत में मैं कृष्णा जी के उस पत्र का, ये मैं खास तौर से पढ़ना चाह रहा हूँ, वो पत्र तो पढ़ना बहुत लंबा है, किताब में देखिएगा, और अंत में मैं कृष्णा जी के उस पत्र का अलग से उल्लेख करना चाहूँगा जो उन्होंने विस्थापित किए जा रहे आदिवासियों की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिखा। यह पत्र न केवल सरदार सरोवर परियोजना में स्थापित किए गए लोगों की करुण कथा का बयान करता है, बल्कि उन सभी की सामूहिक पुकार जैसा लगता है जो सरकारी नीतियों की संवेदनहीनता और निर्ममता से प्रताड़ित होते रहे। नमस्कार। तुम कहो उससे पहले नीचे चले जाओ। अभी तुम नीचे उतार दोगे क्या फायदा, खुद ही चले जाते। बीच का नंद किशोर भी गायब कर दीजिए। आचार्य आचार्य आचार्य। आप लोगों ने सुना शब्दों के आलोक में पर कितनी गंभीर चर्चा हुई, और आपने भी महसूस किया होगा कि यह किताब स्वयं कृष्णा जी के साहित्य और उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को समझने में कितनी कारगर है।
और एक तरह से कुंजी कुंजी है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। उनके उपन्यासों और कहानियों के साथ इस किताब को पढ़ने से हमारे सामने जो सोबती जी होती हैं वो एक लेखक के दायित्व बोध को भी सामने रखती हैं और एक तरह से संहिता भी निर्धारित करती हैं। हम आप दोनों प्रतिभागियों को आपके वक्तव्यों के लिए आभार प्रकट करते हैं और संगोष्ठी के आखिरी सत्र में जो सत्र सोबती वैद संवाद पर आधारित है आपको ले चलते हैं समापन की तरफ। और इसमें प्रतिभागी 3 वक्ताओं को बुलाते हैं, सुश्री बाल कीर्ति, श्री विनोद तिवारी और सुश्री बीबा सोबती। यहाँ ये मैं संकेत करना उचित समझता हूँ कि सुश्री बाल कीर्ति और श्री विनोद तिवारी सोबती वैद संवाद नाम की कीर्ति पर अपनी बात रखेंगे और बीबा जी क्योंकि सोबती जी की भांजी हैं तो उनसे जीवन से संबंधित संस्मरण सुनाएंगी जो उन्होंने महसूस किया उनके साथ रहते जीते। बाल कीर्ति दिल्ली में रहती हैं, कविताएं लिखती हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं छपती रही हैं और अनेक पुरस्कार भी आप पा चुकी हैं। विनोद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। साहित्य की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है पक्षधर, उसके संपादक हैं। आप हिंदी के समर्थ आलोचकों में शामिल हैं। आपको देवी शंकर अवस्थी स्मृति आलोचना सम्मान में मिल चुका है। आपकी अब तक अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिनमें परंपरा सर्जन और उपन्यास, नई सदी की दहलीज पर, विजय देवनारायण शाही पर साहित्य अकादमी के लिए आपने एक निबंध लिखा है जिसको मोनोग्राफ कहते हैं। कथा आलोचना, दृश्य परिदृश्य, हिंदी उपन्यास कला और सिद्धांत, नाजिम हिकमत के देश में, आलोचना की पक्षधरता, विचार के वातायन आदि अनेक पुस्तकें हैं और नलिन रचनावली भी पांच खंडों में आपने संपादित की है। नलिन विलोचन शर्मा का इसमें साहित्य है, उनकी आलोचना है। तो सबसे पहले हम बाल कीर्ति को बुलाएंगे, उसके बाद विनोद जी आएंगे। अभी 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 बैठिए, हम आमंत्रित करेंगे बुलाएंगे। तो बाल कीर्ति और विनोद जी दोनों वैद सोबती संवाद पर बात करेंगे और अंत में बीबा जी सोबती जी से जुड़े संस्मरण सुनाएंगे। कृष्णा वैद सोबती वैद संवाद जो कृति है, उस कृति को मैं किस नजर से देखता हूँ उस पर 2-4 बातें मैं करूंगा। यह बातचीत उस समय की है जब कृष्णा सोबती शिमला के उच्च अध्ययन संस्थान में फेलो थी और उनके फेलो रहते ही वैद्य जी का आना जाना था वहां। तो एक खास वक्त चुना गया था जब लंबी बातचीत रिकॉर्ड हुई थी और उस रिकॉर्ड को हमारे एक सहपाठी ने जो स्वयं सोबती जी पे पीएचडी किया है वो मौजूद था, वो कुल्लू का रहने वाला था।
यह पुस्तक सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य जैसे समकालीन लेखकों के मध्य लेखकीय सरोकारों, सामाजिक साहित्यिक परिदृश्य तथा अन्य अनेक विषयों पर बातचीत है, जिसका बहुत महत्व है। यह बातचीत उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में हुई थी। इसमें दोनों में परस्पर सहमति या सहमति व्यक्त की थी, जो पुस्तक में सर्वत्र मौजूद है। दूसरे विषयों में लेखक, प्रकाशक और पाठक, हिंदी आलोचना के सफर पर नजर, लेखन बनाम स्त्रीलेखन, ईश्वर की उपस्थिति, कथ्य और शिल्प तथा लेखन और अनुशासन पर अनेक संदर्भों में बातचीत है और बहुत विचारोत्तेजक बातचीत है। इस दृष्टि से देखें तो यह संवाद समान वय और समान दृष्टि के दो लेखकों के बीच की चर्चा दोनों को ही जानने का विशेष अवसर देती है और अपने को जानने के अवसर देने के साथ साथ साहित्य का क्या धर्म है, साहित्यकार की क्या मर्यादा है, क्या उसके दायित्व हैं, क्या उसकी शर्तें हैं और जनता के प्रति उसकी क्या जवाबदेही है, अपने व्यवस्था के प्रति उसका कौन सा धर्म बनता है। इन तमाम बिंदुओं पर बहुत व्यापक बातचीत है और उसको हमने कई दफ़ा पढ़ा है विद्यार्थी जीवन में ही। इस बार भी थोड़ा उलटने पलटने का अवसर मिला। तो अब मैं विराम लेता हूं और पहले बाल कीर्ति, उसके बाद विनोद जी, उसके बाद बीबा जी। सोबती वैद्य संवाद। ठीक जगह, ठीक समय और दो समकालीनों के बीच होने वाली यह बातचीत कुछ ऐसी है कि मैं भी तामीर एक जहान करूं। वो है कि चिराग रोशन कर सामने रखती हैं। गरज एक दौर आता है, कभी एक दौर जाता है, मगर मैं दो अंधेरों में अभी तक ईस्तादा हूँ। और वो है कि शम्मा बुझाने के अंदाज में ही मानो कहते हैं, यहाँ सूरज शुआएं फेंक देता है बमजबूरी, मगर फिर भी किसी गोशे में कुछ तारीख से खाके जिन्हें किरणें नजरअंदाज कर जाती हैं जल्दी में, बना करते हैं बनते ही रहे हैं एक जमाने से। मेहमान और मेजबान के बीच मध्यम मध्यम सेक छोड़ते लम्हे हैं, उन पर तिरते बर्फ के सेमल की रुई से फाहे हैं और खैर मकदम बर्फ मुबारक। वैद के जिस्म की पनाहगाह में परी पैकर थकान आती जाती रहती है और सोचती हैं कि वाइसरीगल लॉज की पुरानी इमारत के लंबे बरामदों में चलते चलते अपने स्व की संपूर्ण हार्मनी में चौकस, लचकीली और कुछ और हो उठी हैं। पुरानी इमारत सोबती को अपने वजूद में थरथराते इतिहास से लगती है। वे पुश्तैनी में आख्यान का रंग देखती हैं, जबकि वैद अब चेतन की पारदर्शियों से गुजरते मुशाहिदों के काली पट्टियों वाले अवशोषण स्पेक्ट्रम। इंतहा के इस बिंदु पर सोबती कुछ जादुई सुंदर सूक्त पदावलियां ले आई हैं। पिछवाड़े को देखना, कई समयों में जीना, जिंदगी को छूने का आभास और अभ्यास। सोबती केसमेंट की फर्मेदार खिड़की के पल्ले को पियानो के ढक्कन सा अनुलंब खोलते उठाते हिकायतों के उस रूहानी साउंड बोर्ड को दिखाती हैं, जिसके पार धूप के टुकड़े और हवाओं के निशब्द मंत्रण बिछलते हैं। जबकि वैद सामने की नशे में चूर पहाड़ी पर अवचेतन के किसी मोरे से लंबवत प्रविष्ट हो बाहर निकल आड़े पंजे जमाने, हटाने और अपनी पीठ पर पाठक को भी उस माया लोक तक ले जाने किसी गोह की मानिंद भूत से भिड़ते और भूत मुक्त होते रहती हैं। सोबती अंदर और बाहर में रचनात्मक रचाव की बात जिस सहजता से करती हैं, उसके रहस्य और रसायन को अपने तय अबूझ मानते वैद अंदर समाधि लगाने की बात कहते हैं, जिसमें बाहर के अनावश्यक दखल से नागे भी आते हैं और आते हैं तो आते चले जाते हैं। सोबती के मुताबिक आत्मकथा या आत्म अनुभव लेखक की आंतरिक भाषा और वृतांत बुनने का कच्चा माल सब सांझेपन में लेखक की अभिव्यक्ति में प्रवाहित होते हैं, जबकि वैद के अनुसार कुछ अतिरिक्त बलाघात से आत्मकथा नहीं आत्मकथ्यात्मक। सोबती कहती हैं पन्नों पर उभरता समय लेखक पर भी लागू हो जाता है। मुझे लगता है लेखक के अंदर समय के सोए हुए हिस्से को कलयुग, समय के छोड़ते हुए अंश गैप या अंतराल को द्वापर,
उसके साथ खड़े होते को त्रेता और साथ चलते को सतयुग की तरह देखते बताते हुए काल के इन 4 आयामों में सोक्ति नवोन्मेष भरती हैं। मुझे लगता है सोए हुए और छोड़ते हुए के मध्य जो अवचेतन है वैध साहित्य में वही केंद्रीय महत्व का है। वैध के मुताबिक सामाजिक संदर्भों पर अतिरिक्त जोर से उपन्यास के शिल्प में अनावश्यक औपन्यासिक फर्नीचर की बढ़ोतरी होती है और औपन्यासिक स्पेस का दुरुपयोग होता है, जबकि सोक्ति फर्नीचर को किसी नॉस्टैल्जिक अर्थ में अतीत की सुखद स्मृतियों से लगाव की तरह देखती जीती हैं, जिसमें फर्नीचर अपनी ठोस उपस्थिति के साथ 2 या अधिक समयों को पढ़ने की अंतर्दृष्टि देता है। कृष्णा सोक्ति में नया और पुराना, राजधानी और गांव कुछ इस तरह से है जैसे जिंदगी नामा का पहला पन्ना। बग है कि टोका है, न बग है। नया और पुराना एक दूसरे के यहाँ चुगने जाते हैं, सोहने समय मनुष्यों के साथ लगे सजे रहते हैं। सोक्ति लेखकीय रचनात्मकता की संज्ञा में कथ्य की बुनत में कोरी कल्पना के स्थान पर रिसर्च को अहम मानती है, जैसे रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स या समय विशेष के ऐतिहासिक दस्तावेज खंगालना, आंकड़े संजोना, सरहदों के पार एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों की घुसपैठ या तस्करी को समझना। जबकि वैध लेखक की कल्पना के चलते यथार्थ, देश का सब कुछ और सब कुछ नहीं में एक डिस्टॉर्शन का स्वतः अनारक्षित करते हैं। वस्तुतः डिस्टॉर्शन की दूसरा सुंदर नाम है। कल्पना के ताजिए के पीछे डिस्टॉर्शन की कंजरियों का स्यापा भी चलता है। सोक्ति के यहाँ लेखन में शोध हवेली के तहखानों से शुरू होता है। वे कंचे, गोटियों, कठपुतलियों की तरह नहीं, पात्र चरित्र घटनाओं को लेखक की मेज पर एक बड़ी दुनिया की तरह संबोधित करती हैं। वे लेखक के पूर्वाग्रहों के लिए वीटो चुनती हैं। किसी मोड़ पर कथा में आगे कुछ न सूझने के लिए कंप्लीट ब्लैकआउट, किसी बिंदु पर क्राइसिस या उखड़ने के लिए पन्नों पर दुर्घटनाएं। लेकिन डिस्टॉर्शन को समझने में कंप्लीट ब्लैकआउट सोक्ति रिकॉर्डिंग के दौरान बातचीत में दरवाजा खुलने से आए व्यवधान को डिस्टॉर्शन समझ लेती हैं। वे डिस्टॉर्शन के लाक्षणिक की ओर मुड़ने का आग्रह करते हैं। मुड़ना या इतनी मुर्दा रफ्तार से मुड़ना कि एहसास भी न हो कि मुड़ा जा रहा है, या सामने के अनंत दैशिक विस्तार में मुड़ते मुड़ते अनंत मुड़ना कि लेखक से मुखातिब होने वाले मुलाकाती या हमसाए या पात्र चरित्र मुड़ने की दिशाएं, कोण, विमाएं सब उसमें ही अंततः तिरोहित विगलित हो जाएं, कुछ इस तरह कि दूसरा न कोई। अपनी अभिधा में, लक्षित व्यंजना में अपने एकाधिक अर्थों, अनर्थों, विकारी या सांकेतिक अर्थों की ओर मुड़ते, उन्हें चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, पराचेतन की विविध तहों में मरोड़ते, अंतहीन मुड़ते हुए अंततः 2 क्रमिक पुनरावृत्तियों के बीच के आवर्तकाल या आवर्त सरणियों से मुक्त होकर इसी विरूपण शब्द में इस कदर बेलोच हो जाना कि डिस्टॉर्शन का कोई चिन्ह ही शेष न रह जाए। मुड़ना वैध साहित्य में ऐसा शब्द, भाव, विचार या स्थिति है। सोक्ति के अनुसार कथा के एक चरित्र में कई छायाओं के अक्ष उभरते हैं। वैद के अनुसार हूबहू वही नहीं, कुछ अधिक, कुछ भिन्न, कुछ कम। सोक्ति शब्द या आवाज में स्थानिकता की तान को पकड़ने की बात कहती है। मुझे लगता है यही तान क्षणिकता को भी दिव्य और विलक्षण बना शाश्वतता को क्षणिक के सौंदर्य में ढाल सकती है। जैसे तारों के लिए लौ के बूटे, वे सुपर यूनिट को मंडेन बनाकर विलक्षण सुंदर कर देती हैं। जैसे हाड़ मास को हरा हरा सा संबोधन देती हैं। लहू के पेड़ जहां हरा धीरे धीरे लाल की लौ में सुलभ उठे, तो दिया उठाकर चलने से पिंड के कच्चे कोठों और लंबे दालानों का पल भर सर्वस्व हौले से लिशक जाना, इस लोक में किसी और लोक के चानन का झलक दे जाना है। वे समयातीत को समय के दायरे में औचक बुझने वाला बनाकर अपूर्व सृष्टि करती हैं। ऐसे ही कुच्छड़ स्त्री की रोजमर्रा की कामकाजी इमेज को पिंड के परिदृश्य में उसी खूबसूरती से जीवंत कर देता है जिस तरह बैकपैक कैरियर या ऑन बुहिमोस जापानी माँ की पीठ पर बंधे बच्चे को। भाषा जिसे हम जीते हैं, लेकिन इस बिंदु पर आग्रह की आंख से देखते हुए उस भाषा शिल्प की बात उठाते हैं। भाषा जो हमें जीती है, भाषा जो न कहीं बोली जाती हो न कहीं लिखी, जिसमें एकालाप से भी आगे छापों या इंप्रेशंस, अर्ध विचारों, हाफ थॉट्स, संगति, चूक, झिझक, आकस्मिक चिंता और अचानक उठते आवेगों का बेशुमार प्रवाह हो। सोक्ति में पुराने या जिए हुए की जो सुहानी लय डाहटों से कानों पर ढुक आती है, वही वैध साहित्य में अपने होने की चूकों, झिझकों, आत्मदया और आत्मसल्लाप के बीच बैन डालने की मोहलत भी न देते हुए कानों पर पिन पड़ती है। शायद उसी से वह तीसरा काम सजग हो उठता है जो सोक्ति के वानप्रस्थ में कहीं गहरा है।
जो सुनने के साथ ही देखने लगता है, मानो चेतना को झकझोरते भूत के रहट का खड़ता कुछ और तेज हो गया हो। चरखे के से चक्राकाल काल प्रभा की चेतना में रहट की डोलचियों की तरह एक के पीछे एक आते ये कालखंड यहाँ खड़ताल की तरह आमने सामने वो टकराते ही हैं। जिंदगी नामा खोए हुए समय के शोर की धड़कन को त्रिंजन के तारों सा वापस खींच उभारना है। हंसी भर जितने समय में त्रिकाला का पलट जाना हो, या सुबह तक जलता रह गया दीप जो भूल का दीवट भी है तो चित्त चेतने का भी थिड़कने की तान ही जिसे चेतने की लौ लगाती है, थिड़कने की तान है जिसे चेतने की लौ लगाती है। अल्पज्ञ पाठक इन सूक्ष्म तानों को बांगड़ू ध्वनियां पुकार सकता है, लेकिन वेद में माला के मनके से अलग जा पड़ी ये बांगड़ू सी ध्वनियां भी अपने अपूर्ण अनुमानों के अपूर्ण अंधेरे में लिपटे उपासकों के कड़वे कीर्तन के बीच किसी रैप्सोडी सा उभर सकती है, जैसे माथा पीटना ही वहां पाठ में महाकाव्यात्मक महाआख्यान सा उभरता है। हम हशमत वाली सोक्ति दलित को स्त्री विमर्श के संदर्भ में एक नई विमा या नई डायमेंशन देती हैं। लिंग भेद के चलते स्त्री के लेखन को पुरुष से कमतर आंकने पर स्त्री अपने को दलित महसूस कर सकती है। मित्रता और समकालीनता के दोहरे रिश्ते से बात कर रहे हम दो रेखांकित करने वाली सोक्ति हम हशमत में कुछ चटपटी अटपटी के लिए शीर्ष पर सफेद रख इस घूमने वाले चित्रघन को इस तरह घुमाती हैं कि हर बार वैद का एक अलग चेहरा उनकी ओर हो। कभी अरब के बिना बोने, कभी अमेरिकी लेखक मिलर की झलकमार ऊंचाई से दर्शन बगाते वैद, कभी अपना ही 10 साल पुराना फोटो हो जाते अध्ययन प्रेमिकाओं के महबूब। एकेडमिक नॉन एकेडमिक से परे अपने हस्ताक्षर को मूल्यवान ठहराती सोक्ति हम हशमत की तीसरे दर्जे वाली ओछी सी आग लिए अपने इस नाम बड़ी मुद्रा में कायांतरण को भूल जाती हैं। सेक्स पर बातचीत वाले टुकड़े में बकौल सोक्ति नारी पुरुष के नीचे पड़े रहने की पुरानी दैहिक प्रताड़ना से उबर रही है। सूर्य कुंती को ढांप लेता तो जीव की नस्ल ही अग्नि के चैतन्य ताप से झुलस जाती। सो स्त्री पुरुष या सूर्य के आगे पीछे या दोनों ओर पराशक्ति बनी धरती से व्याप्ति है। मुझे ध्यान आती है दूसरा न कोई की वैद की दोनों टांगों की आकाश उन्मुख वह जिस्म खुशकुन मुद्रा, जिसमें ऊपर उठी 2 टांगों के बीच का वह उल्लू जो वहां उल्टा लटका है, जिस क्षण उससे आंखें मिलती है वैद अपने इस वक्र आसन में लिख नहीं पाते। क्योंकि वह वहां लिख नहीं रहा तो लिखते हुए वैद को यहाँ नजरबंद किए रहता है। क्या यह लेखक और लेखक के लिंग की मुद्रा नहीं हो सकती, या यह महज लेखक और महज लिंग है, या ये दो अलग अलग हैं आमने सामने हैं? नहीं तो क्या ये आमने सामने किया जा सकता है? कौन है जो उल्टा है? क्या वह वहां अपने निबिड़ एकाकीपन में है और लेखक यहाँ वह वहां अधोगामी है या उधर्वगामी? क्या पुरुष के नीचे पड़े रहने की दैहिक प्रताड़ना पुरुष की भी होती है और वह इस मेल शोविनिज्म से बाहर आना चाहता है? मुझे लगता है वैद में आत्मसंदेह के साथ कलाकार का शाश्वत नृत्य सोक्ति की तुलना में कहीं गहरे उभरता है। रात की सैर में आदमी औरत का बिस्तर उन्हें विभाजित भी करता है तो पुनः प्राकृतिक संलयन में भी ले आता है। रोशनी जो सैर के दौरान आदमी को दिखती है वह सबसे उर्वर मानसिक और आध्यात्मिक परिदृश्य है जहां एंड्रोजिनस के 2 स्त्री और पुरुष के बीच पर्याप्त अंतर प्रजनन होता है। वैद और सोक्ति के बीच की संवाद भूमि राजस्थान की कच्छी की नृत्य भूमि से मनहर हो जाती है, जहां वे दोनों बांस के घोड़ों पर स्वयं नृत्य भूमि में प्रविष्ट होते हैं और दिखाते हैं किस तरह प्रकाशक संगठन, प्रकाशक विग्रह, लेखन की राजनीति और राजनीति की भाड़े के लेखक, कॉपीराइट विशेषज्ञ, साहित्य की अकादमियां और उसके बैनर, साहित्य का संपर्कवाद, कला और उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कला दीर्घाएं, शब्द संस्कृति का ढोल पीटती स्व की संस्कृति की तलवार भांजती हैं। लेखन के समकाल में एक साथ सक्रिय होना भी एक छदम ओढ़े रहता है, जिसपे होना और जिसपे होना जहाँ एक है। घोड़े और सवार एक हैं, आपसदारी में उतना ही बांटा जा सकता है जितना एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की जकड़बंदी में मुनासिब हो। यहाँ दिखना भी सोच समझकर दिखना है, अपने को यहाँ वहाँ लटका इश्तिहार न बनाते हुए। यहाँ अलग अलग मूल्य वाले बाजार टैग हैं, चुप जाने के अल्टीमेटम और चुप जाने पर बजने वालों के शादियाने हैं, मुहावरे के मल्हार हैं, धंधे के धन वाले उत्तम पुरुष हैं, सबके अपने अपने त्रास राग हैं, भ्रष्टाचार के पारपथ और अतिक्रमणों के परिपथ हैं, चमकीले दर्पण वाली पोशाकें,
इतिहास महान स्वप्नों, आख्यानों, ऑथर और विचारधाराओं के अंत वाली सुमधुर बांसुरी लय पर एक दूजे के टांगे फुंदने फुम्बन काटती, अपने नकली घोड़ों पर ऊपर नीचे होती, आगे पीछे दौड़ती, खुलने झुकने वाले फूल बनाती हैं। स्वप्न और मृत्यु। सोक्ति के स्वप्न रचना के अंतिम प्रारूप अथवा रचना के मध्य महत्वपूर्ण उलटफेर या बदलाव या कुछ अतिरिक्त अध्याय या दृश्य जोड़ने के निमित्त मिलने वाले स्नाहे हैं। जैसे मृत्यु जीवन की आखिरी हिचकी के विस्मय आदि बोधक के नीचे नहीं अपितु सिरहाने या शीर्ष पर एक धूल रख देने जितनी कमनीय और अंतहीन ख्वाबी था। वैद के स्वप्न अगवा कर सकते हैं, उगल निगल सकते हैं, कौन किसके स्वप्न में है वाली उलझन तो यहाँ बरकरार है ही, लेकिन स्वप्न बेपते के ठिकाने का पलचिन किया है। स्वप्न की चील चोंच से बच गिरते ही चोंच और पेट एक हैं। सोक्ति में समय का या कालखंड की चेतना में ध्यो शब्द मिला, लोक पंचक या 5 गुना दुनिया में एक को संदर्भित करता। इस ध्यो से उतरती अचल चेती प्रलय में राबिया शाह को मिलाने सोक्ति जिंदगी नामा का उत्तरार्ध लिखती हैं, जो मृत्यु और स्वप्न के कहीं बीच लिखा जाता है। यह अंतराल इतना अप्रत्याशित है कि कभी जीवन जागता है, कभी मृत्यु, कभी जीवन मृत्यु के स्वप्न संगत में कवित्व कहती राबिया और सुनते शाह जैसा है, जैसे दोनों संग संग मर गए हों, संग जी उठे हों, संग रुड़ गए हों, संग मुड़ गए हों, संग रल गए हों। यहाँ जिंदगी के टुकड़े इतने मदहोश हैं कि कहीं जुम्बिश के नाम पर उसकी भी बस 1/3 फुरकन भर है। राबिया स्वप्न है तो उससे ही शाह अपने समय में पलटेंगे। सोक्ति के यहाँ मुंह माथा 2 पैर 2 पांव वाला अवतार है। मुंह माथे के बगैर जो है वह भी पुरखा या पितर। वैद के यहाँ मुंह माथा नक्श सर पैर इतनी जल्दी जल्दी और तेजी से बदलते हैं कि ऊंट का शत्रुमुर्ग हो चुका सर देखते ही देखते अपनी कुबड़ की रेत में अपने अगले से अगले जन्म के अंडे पलट देता है। वैद के स्वप्न एक तरह से उनके मुशाहिदों या क्लोज वॉच का कच्चा माल है। सोक्ति के स्वप्न दूर अंदेशे। सोक्ति वैद संवाद में ऐसे ऐसे शब्द पदावलियां आती हैं जो अलग अलग छवियों की चलती हुई या स्थिर श्रृंखला के सतत अनुक्रम में समय के अलग अलग शॉट्स को एक साथ जोड़ती, संपादित करती, मोन्टाज या संग्रहित सिलसिलों का निर्माण करती हैं, जिससे बातचीत में कई घटनाओं के समय या समय खंडों के बहुपरती तुलनात्मक वैविध्य उभरते हैं। जैसे डाविको का बैंड और बर्फ का मौन तरन्नुम शिमला में ही 2 लेखकों के मध्य एक और शाम से जक्सटापोज करता है। नॉर्टन के बैरी के 4 चेहरे और हम हशमत में सोबती की निगाह की फ्रेम में बदलते वैद के चेहरे, दिल्ली में भटकती विमल की आत्मा और हशमत का दिशाहीनों का पेशेवर सरदार, वैद का जेरिल अश्वत्थामा, प्रबुद्धों की संस्कारी बेईमानी की सीधे शास्त्र तक खिंचती लॉन्ग जंप की चाप और नाम भरी मुद्रा से जक्स्टापोज करता है। सोबती एक मानसिक शहर, भली पुरखी सुहागिन की फूल छट, सोबती मिथ है और यारों के यार के गांधी घूंट से जक्स्टापोज करता है। ओम जय जगदीश हरि की धुन वैद की जाए तो जाए कहाँ की गुनगुन और सोबती के लाल डोरे की रिहाइश से जक्स्टापोज करता है। जतोक की पहाड़ी की सीध बादलों के घेरे की चीना की चोटी से जक्स्टापोज करती है। सोबती के लोक में रचाव और पुरखों की घेरती दृष्टि वैद के भूत मुक्त और अलेवाय से जक्स्टापोज करता है। इत्मीनान से ट्रैक पर दौड़ती चली हूँ वैद की समाधि से, सोबती का वीडियो वैद के आग्रह की आंख से, ढलते सूरज से उभरते प्रकृति के नित नए चित्रों का कॉपीराइट, जिंदगी नामा के कॉपीराइट, स्वप्न के फ्लैशबैक में भीड़ और दिलो दानिश की वसीयत से जक्स्टापोज करता है। जय जवाहर लाल गाता शरणार्थी बच्चा विभाजन के बाद मिली कटी फटी पतंग जैसी कटी फटी स्वतंत्रता के कटे फटे समय के खड़खड़ मंजीरे के साथ मुमताज बनाता है। एंड्रोजिनस का उभयलिंगी काया माया से जक्स्टापोज करता है। बातचीत में आए नर्म गर्म मोड़ भी एक मुमताज बनाते हैं। मैं कतरा रहा था, मुझे ऐतराज है, मुझ पर वार कर रही है मेरी दिलजोई, माफ कीजिए, शरीक होने का अर्थ मेरे विश्वास में फेरबदल करते ही नहीं, मैं पीछे छूट गया हूँ, आप आश्वस्त नजर आ रही हैं। मल्टीपल स्टोरी लाइन्स या अनेक कथानकों का दृश्य स्क्रीन पर एक साथ उभर उसे बांटने वाला मुमताज। रात के अंधेरे में पहाड़गंज से रिज पर फेंक दिए जाते रमेश पटेरिया, एक थैले में बियर और खाने का कुछ सामान लेकर पहाड़ी चढ़ते वैद, सुचेता कृपलानी का राष्ट्रगान और शम्मोजान। बॉस्टन कॉन्फ्रेंस, गोपी चंद्र नारंग का सवाल, क्या लिख रहे हो? तंबोला बैडमिंटन खेलती सोबती, माथे को छूता घाटी को संकेतित करता लद्दाखी और यूलिसीज।
सोबती ने धरती के 30 बरस के बराबर शनि के 1 बरस की बिना पर खुद को इस वक्त खोर सितारे की सरपरस्ती में शनि पुकारा है। तो मुझे ऐसा लगता है सोबती के पूर्व जन्मों के इतिहास और उनके आर पार फैली उनकी यात्राएं शनि के चंद्रमा से ही टूटकर उनके गिर्द बिखर गई। वे इन चपटे गोल पथरीले रोडों का स्तुतिगान करती हैं जिनमें बर्फ भी है और चट्टान भी। और इस छल्लों वाली मुंदरी में ये शनि दरिया पीर की कभी न डूबती बेड़ी से झलक जाती हैं। शनि के कान सा इन पे तीजा कान है और ये निरंतर कान लगाकर समय की आहटें चुनती हैं। तो उधर वैद प्लूटो की तरह ग्रहों के घेरे के बाहर उस अजनबी ग्रह की तरह धकिया दिए जाते हैं जो अपने ऑर्बिट को साफ नहीं रख पाता। वह अपनी कक्षा के पिंडों धूमकेतुओं को अपने संदेह और अपने इनकार में नाचने देता है। दूर परे और खुलकर अपने से टकराकर ये ख्वाजा खिजर उन्हें विलीन होने या खोने की अनुमति नहीं देता। हाथ जोड़ दे चलिए, ख्वाजा खिजर जिंदगानी के पीर हैं। आप ही दरियाओं में भंवर डालते हैं, आप ही बेड़ियों को पार उठाते हैं।